हाँ जी। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? गांधी जी के 3 आंदोलन पढ़े थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण के बारे में हमने पढ़ा था कि गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए हुए थे 1916 में, और राजकुमार शुक्ल उनको वहां से चंपारण ले जाते हैं, जहां पर नील के जो किसान थे, नील की खेती के जो किसान थे, वो तिनकठिया प्रथा से परेशान थे, क्योंकि उनसे भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। गांधी जी ने जब वहां सत्याग्रह किया तो अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया। गांधी जी खुद उस आयोग के सदस्य थे, और गांधी जी किसानों को 25% जुर्माना जो अंग्रेजी सरकार ने नील के किसानों पर लगा दिया था, वापस दिलवाया था। रविंद्र बाबू ने इस आंदोलन की सफलता पर उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, नरहरि पारीख, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई आदि उनके साथ में थे, जिन्हें जुडिथ ब्राउन ने अपने पुस्तक गांधी राइज टू पावर में सब कॉन्ट्रैक्टर कहा है। फिर हमने पढ़ा कि अहमदाबाद में एक मिल मालिक हुआ करते थे, अंबालाल साराभाई, और उन्होंने अपने मजदूरों का प्लेग भत्ता रोक दिया था। मजदूरों ने जब हड़ताल की तो उन्होंने 20% प्लेग भत्ता दे दिया था, लेकिन बाद में गांधी जी मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल पर बैठ गए और मजदूरों को 35% प्लेग भत्ता दिलवाया था। अंबालाल साराभाई गांधी जी के बहुत अच्छे सहयोगी थे, साबरमती आश्रम स्थापित करवाने में सहयोग दिया था। उनकी बहन अनुसुईया बेन साबरमती आश्रम की नियमित सदस्य थी। उन्हीं दिनों गांधी जी गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। खेड़ा नाम के स्थान पर गुजरात में फसलें खराब हो गई थी, पर अंग्रेजी सरकार फिर भी भू राजस्व वसूल कर रही थी। गांधी जी ने किसानों को भू राजस्व देने से मना कर दिया। यहाँ पर भी गांधी जी की जीत हुई और अंग्रेज भू राजस्व वसूल नहीं कर पाए। गांधी जी के साथ में यहाँ पर डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार यहीं पर मिले थे उनसे। इंदुलाल याग्निक थे, शंकरलाल बैंकर थे, महादेव देसाई उनके साथ में रहते ही थे हमेशा। जुडिथ ब्राउन वापस अपनी पुस्तक गांधी राइज टू पावर में लिखती है कि गांधी जी ठेकेदार थे और ये सारे के सारे उनके साथ वाले उप ठेकेदार थे, सब कॉन्ट्रैक्टर थे। आज वहां से थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं। आज हम एक नई घटना पढ़ने जा रहे हैं, रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 1919 के अंदर एक रोलेट एक्ट आया था, उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा मैं इससे पीछे बताऊंगा आपको। वास्तव में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, युद्ध के दौरान किसी भी देश में कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो देश की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए काम है, कि जब देश का ध्यान बाहरी युद्ध की तरफ लगा हुआ है तो अंदर का सिस्टम किसी भी प्रकार से गड़बड़ाए नहीं। तो अंग्रेज 1915 में कानून लेके डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाम करके 1915 के अंदर एक कानून लेके आए थे। इसी कानून को आगे विस्तार देने के लिए, इसी कानून को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वो दौर था कि न केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बल्कि अपने यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियां भी चल रही थी। मैंने बताया भी था आपको कि अपने 1908 के बाद में क्रांतिकारी गतिविधियां इधर बढ़ने लग जाती, उनको भी रोकना जरूरी था। तो 1917 में एक कमेटी बनाई गई सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में। सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने कुछ सिफारिश दी अपनी, उन सिफारिशों के आधार पर जो अधिनियम पारित किया गया था उसका नाम है रोलेट एक्ट। क्योंकि रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, इसलिए कमेटी का नाम भी रोलेट कमेटी हो गया, और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर अधिनियम आया था, इसलिए उस अधिनियम का नाम भी क्या हो गया? रोलेट एक्ट हो गया। दोनों तीनों बात याद रखना। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915 में, रोलेट कमेटी बनी थी 1917 में, रोलेट एक्ट आया था 1919 में। 2 साल की गैप के अंदर है, याद रहने वाली सी बातें आपकी याद रह जाएगी। अब इससे आगे देखो, बढ़ते हैं। अब तो सारी बातें लिखी हुई सी, मैं थोड़ी चीज एक साथ लेके बता देता हूँ आपको। ये देखो, यहां से पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि 17 में, ये याद रख लेना, ये मैंने जो बताई डेट है,
लिखा हुआ है कि अंडर लीडरशिप ऑफ सर सिडनी रोलेट सेडिशन कमेटी वाज फॉर्म्ड। ये कमेटी, सेडिशन कमेटी जो बनाई गई है, ये 1917 की कमेटी है, याद रखना। राजद्रोह समिति बनाई गई कि भाई युद्ध के माहौल के अंदर कोई बंदा देश के खिलाफ गतिविधि ना करता हो। इस समय सब लोगों का एकमात्र ध्यान दूसरे देश से युद्ध लड़ने में ही लगाया जाना चाहिए। तो राजद्रोह समिति बनाई गई थी 1917 में। किसके अध्यक्षता में? सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता के अंदर बनाई गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर अधिनियम पारित किया गया। तो जिसको हम रोलेट एक्ट कहते हैं ना, उसका पूरा नाम वास्तव में ये है, अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये देखो, अब इस बात पे वापस जवाब, क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, क्योंकि उस टाइम क्रांतिकारियों द्वारा ऐसी कई गतिविधियां की जा रही थी जो अंग्रेजों को लगता था कि हमारे खिलाफ है, अंग्रेजों को लगता था हमारे खिलाफ है, मतलब ये देश के खिलाफ, ये भारत के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा साहब इन गतिविधियों को रोकने के लिए हमें कानून लेके आएंगे, और वो कानून वो लेके आ गए थे। ये कानून 1919 में है आपका, आगे लिखा है, इसे रोलेट एक्ट भी कहा जाता है। सीधी सी बात, क्या था कानून? कानून ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना जांच किए गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि सरकार को युद्ध की स्थितियों में लगता है कि यह व्यक्ति देश के खिलाफ काम कर रहा है, यह व्यक्ति अनार्किकल एक्टिविटीज में लिप्त है, तो उस व्यक्ति को बिना किसी जांच के पकड़ो और अंदर डाल दो। उसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं, उसे वकील रखने का कोई अधिकार नहीं, उसे दलील देने का कोई अधिकार नहीं। आप ये मान लो कि आप जो पॉलिटी में ये पढ़ते हो, पोटा, टाडा, रासुका जो पढ़ते हो, ये उसी प्रकार का कानून था। अभी भी ऐसे कानून होते हैं, बस फर्क इतना है कि पहले ये कानून अंग्रेज लागू किया करते थे, इसलिए हम उनको गालियां निकालते हैं। अब ये कानून हम खुद लागू करते हैं, इसलिए हम गालियां नहीं निकालते हैं। बाकी कानून पहले भी ऐसे हुआ करते थे, अब भी कानून ऐसे होते हैं, और युद्धकालीन परिस्थितियों के अंदर ऐसे कई कानून हर देश द्वारा बनाए जाते हैं। तो कानून कहता है कि बिना किसी जांच के किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधियों के शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसे अपील, वकील और दलील करने का कोई भी अधिकार नहीं। हमने कहा भाई साहब ये तो काला कानून, आप न अपील करने दे रहे हो, ना वकील रखने दे रहे हो, ना दलील करने का कोई भी अधिकार मिल रहा है हमें। तो याद रखना वापस, 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको विस्तार देने के लिए 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी बनी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1919 में अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट आया, जिसे काला कानून कहते हैं, ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहते हैं, रोलेट एक्ट कहते हैं। और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के शक के आधार पर, ओनली डाउट, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तथा उसे किसी भी प्रकार के अपील करने का, वकील रखने का और दलील देने के अधिकार नहीं होंगे। याद रखना भाई, ये बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से कानून को ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट। सिंपल सी याद रखने वाली बात है, रोलेट एक्ट के लिए बात की जाती है। या कभी वो रोलेट एक्ट दे ही नहीं अपने को, तो वो याद रखना, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। जब देश में ये बातें पता चली कि साहब अंग्रेज इस प्रकार का कानून लेके, बड़ा हंगामा हुआ इसके खिलाफ। गांधी जी ने कहा सत्याग्रह शुरू करेंगे। गांधी जी का तो आंदोलन करने का एक ही तरीका, वो तरीका कौन सा? सत्याग्रह। तो गांधी जी ने कहा भाई साहब हम तो सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। बॉम्बे में गांधी जी ने बाकायदा सत्याग्रह सभा बना दी, सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई बॉम्बे से। याद रखना भाई, कोई ये पूछ लेगा कि सत्याग्रह सभा की स्थापना बॉम्बे में की गई थी, ऐसा कौन से आंदोलन के दौरान किया गया था? तो रोलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था उस समय ऐसा किया गया था, इसे रोलेट सत्याग्रह कहा जाता है। तो रोलेट सत्याग्रह में सत्याग्रह सभा कहाँ बनाई गई थी? तो बॉम्बे के अंदर सत्याग्रह सभा बना दी गई थी, और कहा गया कि 6 अप्रैल को ऑल इंडिया स्ट्राइक की जाएगी, 6 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी, नेशन वाइड स्ट्राइक कंडक्ट की जाएगी। याद रखना भाई, एक कोई पूछ लेगा आपसे
कि रौलट एक्ट के दौरान हड़ताल कब की गई थी, तो 6 अप्रैल को हड़ताल की जाएगी। तो याद रखना 6 अप्रैल को पूरे देश के अंदर हड़ताल हुई थी, पूरा देश ही विरोध कर रहा था इस कानून का। उधर आर्य समाज के एक बड़े नेता हुआ करते थे, दिल्ली रहा करते थे, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, इन्होंने गांधी जी को मैसेज किया कि बापू, कि चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, बॉम्बे अपने घर में बैठ के आंदोलन करने से नेता नहीं बना जाता। नेता बनना है, बड़ा नेता बनना है, दिल्ली आइए। भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में बैठकर आंदोलन करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि गांधी को आंदोलन कर रहा है। दिल्ली है भारत का दिल्ली, यहाँ आके आंदोलन करना चाहिए। गांधी जी ने ठीक है, आपने स्वामी जी बुलाया तो हम आ रहे हैं। तो गांधी जी किसके बुलाने पर दिल्ली जा रहे थे, तो श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बुलाने पर दिल्ली जा रहे थे। कौन से आंदोलन के दौरान, रौलट एक्ट वाले आंदोलन के दौरान। रास्ते में एक हरियाणा में रेलवे स्टेशन पड़ता है पलवल, अंग्रेजों ने गांधी जी को यहाँ पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया और धीरे से कान में समझाया कि बापू दिल्ली में लाठीचार्ज करेंगे बैंकर वाला, हालत खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है चुपचाप वापस बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली हम संभाल लेंगे अपने आप। बापू उनका पर जाने का रास्ता ही नहीं है, उनका हम छोड़ आएंगे। बापू वापस बिठाया एक बस के अंदर, वापस ले जाके बॉम्बे ले जाके छोड़ दिया था। मतलब गांधी जी दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे, गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। याद रखना भाई, ये कोई पूछ लेगा कौन से रेलवे स्टेशन से गांधी जी गिरफ्तार किए गए थे, तो पलवल रेलवे स्टेशन से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दिन एक घटना और हुई, 9 अप्रैल की बातें ये। 9 अप्रैल को अमृतसर में 2 नेता और गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती चला रहे हैं, बॉम्बे में गांधी जी चला रहे हैं, अमृतसर में 2 नेता है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू बड़े मुस्लिम नेता थे उस समय के, और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। कहते हैं कि इनको स्वर्ण मंदिर के अंदर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो एक बड़ी बात थी कि एक मुस्लिम नेता को स्वर्ण मंदिर में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। इनको स्वर्ण मंदिर की चाबियां दे दी गई थी, बताते हैं। तो वो दौर था जब नस्लिज्म अपने पीक पर था, हम सब अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो वो नेता कौन थे, सैफुद्दीन किचलू। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इन दोनों को धर्मशाला भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है धर्मशाला, तो इन दोनों को वहां पे धर्मशाला डिपोर्ट कर दिया गया। तो इनके जो समर्थक थे उनमें और ज्यादा गुस्सा था, और इनके समर्थकों ने इसके खिलाफ रैली निकाल दी। रैली क्या निकाली, इनके समर्थक वास्तव में उस समय पंजाब के एक डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे, मिल्स इरविन। उन मिल्स इरविन से मिलने के लिए गए और उनको जाके कहा कि आपको हमारे दोनों नेताओं को रिहा करना चाहिए, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को, और उन्हें वापस उनके घर छोड़ा जाना चाहिए। उन पर जो भी पाबंदियां लगाई है वो हटाई जानी चाहिए। मिल्स इरविन ने इसके लिए मना कर दिया। भीड़ वापस लौट रही थी, गुस्सा था। गुस्सा इस बात का कि हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए, गुस्सा इस बात का कि हम बात करने गए कि उनको छोड़ दो और उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा है। भीड़ वापस आ रही थी। रौलट एक्ट की वजह से देश का माहौल वैसे भी थोड़ा सा अजीब सा हो ही रखा था, लोगों में आक्रोश अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा था। भीड़ जब वापस आ रही थी, सामने से 5 अंग्रेजों के कोई लड़के आ रहे थे, कॉलेज पढ़ने वाले कोई लड़के उधर से गुजर रहे थे, और भीड़ ने जैसे ही उनको देखा और भीड़ का गुस्सा फूटा। भीड़ का वैसे भी कोई चेहरा नहीं होता है, भारतीय भीड़ के अंदर बहादुर वैसे भी ज्यादा बन जाते हैं। और जैसे ही अंग्रेज दिखे उनको लगा यही लोग है वो जो हमारे देश को लूट के खा गए, जिन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रौलट एक्ट जैसे काले काले कानून बना दिए, और उन 5 लड़कों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग जिसको आप कहते हो, वो मॉब लिंचिंग कर दी गई, 5 गोरे मार दिए गए। अंग्रेजों को जब पता चला यार भीड़ ने पटक पटक के 5 लोगों को इस प्रकार मार दिया, तो अंग्रेजों ने मिल्स इरविन को कहा भाई साहब तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं संभाल पाओगे, और कहा कि अब अमृतसर की जो व्यवस्था है वो नागरिक प्रशासन के हाथ में तो नहीं दी जा सकती, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसको नहीं संभाल सकता, अब तो मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा पंजाब में, फौजी शासन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा पंजाब में। तो किया जाए सब, फौजी शासन इंप्लीमेंट किया जाए। तो पंजाब में फौजी शासन इंप्लीमेंट कर दिया गया और अमृतसर का प्रशासन एक बंदे को दे दिया गया, जनरल आर डायर को सौंप दिया गया।
वैसे पूरा नाम याद रखना है इसका, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर नाम था इसका, ये नाम याद रखना अपना। आर डायर मत बोलना, रेजिनाल्ड डायर था, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा हम दो नाम ऐसे क्यों यूज में ले रहे हैं, इसलिए रेजिनाल्ड डायर था। उसको ये शासन सौंप दिया गया कि साहब आप संभालिए यहाँ का पूरी व्यवस्था आप देखिए। फौजी आदमी था, ब्रिगेडियर जनरल रैंक का, बड़ी रैंक का अधिकारी हुआ करता था। उसको कहा अमृतसर का पूरा मामला आप देखिए। ये सब 10 अप्रैल की घटनाएं हो रही है। अब आया 13 अप्रैल, वैसाखी का त्योहार होता है, पंजाब का नया साल शुरू होता है। वैसे तो वैसाखी का मतलब वैसाख का पहला दिन है, पर पंजाबी इस दिन से अपना नया साल मनाते हैं। रबी की फसलों की कटाई का समय होता है। वैसाखी पंजाब में पुराने समय से ही नए साल के रूप में मनाया जाता था, और फिर वैसाखी का महत्व इसलिए बढ़ गया था कि अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को ही अनंतपुर साहिब नाम की जगह पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना भी वैसाखी के दिन हुई थी, उनका नया साल भी वैसाखी के दिन शुरू होता है, इसलिए वैसाखी एक बड़ा त्योहार था उनके लिए। अमृतसर में हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर जिसको हम कहते हैं, हरमंदिर साहिब जो है, उसके बहुत नजदीक ये जलियांवाला बाग नाम की जगह। अब चूंकि पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, मार्शल लॉ कहता है कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, पर दूर दराज के गांवों में ये बातें पता नहीं थी। आज भी जब संचार के साधन होते हैं तो भी कई बार सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती। तब तो संचार के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, तो सारी बातें वैसे भी पहुंच नहीं पाती थी, लोगों तक मिल नहीं पाती थी कि क्या है क्या नहीं है। लोगों को स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए आना था, लोग बड़ी संख्या में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए पास में जलियांवाला बाग था, तो लोग कोई रेस्ट करने के लिए चला गया, कोई सामान खरीदने के लिए चला गया, वहां पे खरीदारी करने के लिए लोग चले गए, तो वहां लोग इकट्ठे होने लग गए। तो 20,000 की भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई बड़ी भीड़ नहीं थी अमृतसर में, हरमंदिर साहिब का महत्व देखते हुए आसपास के गांव के 20,000 लोग इकट्ठे हो जाए तो हो जाए। उन 20,000 में से कुछ लोग, 20, 25, 50 लोग होंगे, जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के समर्थक थे, और उन कुछ लोगों ने भीड़ के अंदर नारे लगाने शुरू कर दिए, डॉक्टर सतपाल जिंदाबाद, सैफुद्दीन किचलू जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा सतपाल सैफुद्दीन किचलू का नाम रहेगा। ये बातें जनरल डायर को पता चली। सब भीड़ नारे लगा रही है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में, उनके पक्ष में। अंग्रेजों को लगा कि इतनी बड़ी भीड़ यदि बाहर सड़कों पर आ गई, तो परसों तो केवल 5 ही मारे थे, आज तो ये घरों में घुस घुस के गोरों को मारना शुरू कर देगी। और इसलिए जनरल डायर ने कहा कि चलो, तो वहां से 2 रेजिमेंट लेके निकलता है, एक गोरखा रेजिमेंट और एक बलूच रेजिमेंट, वहां से लेकर आया वो। चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेरा गया, और जलियांवाला बाग को घेर कर उसने कहा फायरिंग। 1650 राउंड फायरिंग की गई थी। एक हंसराज नामक भारतीय ने साथ दिया था उनका। अब इसने तो भगवान जाने कैसे साथ दिया कैसे नहीं दिया, बेचारे ने पूछा होगा कर देंगे, इसने कहा ओ साहब पलटाई दो, अब चालू करवा दो। इसको क्या पता था कि एक दिन अपने स्ट्रीम बैठ के पढ़ेंगे और अपने इसको गालियां निकालेंगे। कौन था वो भारतीय जिसने डायर का साथ दे दिया था, और उसका नाम हंसराज होगा। उस टाइम नौकरियां किया करते थे, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। तो डायर ने पूछा, और उसको क्या पता था कि इतनी फायरिंग होगी, जलियांवाला कांड हो जाएगा यहाँ पे, उसको कांड का पता ही नहीं था बेचारे को। उसको लगा 2-4 गोलियां चलेगी भाग जाएंगे लोग, 1650 गोलियां चला दी। लोग फायरिंग में मरे, वो तो मरे। कहते हैं कि वहां एक कुआं था, लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। कुआं पट गया था पूरा लाशों से, 210 के आसपास लाशें उस कुएं से प्राप्त हुई थी। भगदड़ के अंदर, फायरिंग में, कुएं में गिरने से कई तरीके से लोग मारे गए थे। हम कहते हैं साहब 1000 से ऊपर, 1000-1200 के आसपास लोग मारे गए थे।
हालांकि गवर्नमेंट ने जब अपने ऑफिशियल आंकड़े दिए तो गवर्नमेंट ने कहा कि 379 379 लोग, याद रखना भाई। कई बार ये आंकड़े पूछ लेते हैं, हिस्ट्री की समस्या यही कि कितने लोग मारे गए थे, तो 379 लोग मारे गए थे। तो मुझे याद है कि मेरे से वो आरपीसी के इंटरव्यू में पूछ लिया था उन्होंने एक बार कि जलियांवाला कांड में कितने लोग मारे गए थे। अपने तो सरकारी आंकड़े क्यों बताएं, अपने कहा खूब मारे थे, उन्होंने 1000-1200 लोग मार दिए थे। वापस इंटरव्यू बोर्ड वालों ने वापस पूछा कि नहीं सरकार के एग्जैक्टली आंकड़े क्या कहते हैं वो बताइए, सर वो तो 379 लोगों के। तो याद रखना प्री मेंस में भी कई बार कोई सीधा सीधा फैक्ट उठा के पूछ ले। तो कितने लोग मारे गए थे, 379 लोग मारे गए थे सरकारी आंकड़ों के अनुसार, याद रखना भाई ये बात। लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। जब ये बात देश में पता चली तो और हड़कंप मचा देश में। ये क्या तरीका है, मतलब निर्दोष लोगों पर इस प्रकार फायरिंग कैसे करवाई जा सकती है, निर्दोष लोगों को इस प्रकार से कैसे मारा जा सकता है। और रविंद्र बाबू जिनको की नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, सर की जो उपाधि हुआ करती थी, और रविंद्र बाबू कहते हैं हत्यारी सरकार से मैं किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, अवार्ड वापसी की जाए, अवार्ड वापस दिया जाए। और उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कौन सी घटना के विरोध में, जलियांवाला कांड के विरोध में। केवल यही नहीं, शंकरन नायर जो कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कि नहीं, ऐसी किसी सरकार में मेरे रहने का मन नहीं मानता है जो सरकार निर्दोष लोगों को इस प्रकार मरवा देती है। तो शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब वापस याद रखना, मैंने बताया था कि 1909 में ऐसा पहली बार कहा गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा, और 1909 में वो सदस्य हुआ करते थे एसपी सिन्हा, जिनको विधि मंत्री बनाया गया था। अब वो भारतीय सदस्य थे शंकरन नायर, जिनके पास में एजुकेशन का पोर्टफोलियो हुआ करता था। तो याद रखना इस बात को भी। तो शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों पे दबाव बढ़ा तो अंग्रेजों ने कहा कि हम चिंता मत करो, हम एक समिति बना देते हैं और समिति जांच करेगी कि क्या किया जाना है क्या नहीं किया जाना है। तो अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई, हंटर कमेटी। ये याद रखना भाई, ये कोई सिंपल पूछ लेगा आपसे कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो हंटर कमेटी। वैसे तो इसका नाम है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कहते हैं इसको, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, पर इसका अध्यक्ष हंटर था, इसलिए इसका नाम हंटर कमेटी है। 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनलाल सितलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। याद रखना भाई 3 भारतीय सदस्य कौन कौन है, चिमनलाल सितलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। कोई पूछ लेगा। हालांकि दूसरे अंग्रेज सदस्य भी थे, जैसे एक अंग्रेज सदस्य था रैंकिंग, एक अंग्रेज सदस्य था राइस, बेरो, स्मिथ, और एक सचिव हुआ करता था स्टॉक्स। ये समिति का सचिव था, तो ये सदस्य नहीं था, सचिव था इसका। बाकी वाले इसके सदस्य थे, तो देख लो हंटर 1, ये 2 और 3 अपने वाले, 8 सदस्यों की समिति थी जिसमें अध्यक्ष थे हंटर। ये रैंकिंग, राइस, बेरो, स्मिथ याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, वो याद रखना। चिमनलाल सितलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। वैसे तो ये भी याद से हो ही जाते हैं, रैंकिंग देनी है इन सबको। एक राइस है, एक को खुद कोई बेरो ही नहीं था कि हूं या नहीं हूं मैं। स्मिथ, स्टॉक्स, ये तो आपके क्रिकेट वाले प्लेयर है, तो ये वैसे ही याद रह जाते हैं आपके। तो कौन कौन है हंटर अध्यक्ष है, रैंकिंग है, राइस है, बेरो है, स्मिथ है, स्टॉक्स सचिव था इसका। 3 भारतीय सदस्य पक्के याद रखें। चिमनलाल सितलवाड़, कभी इनका नाम तो नहीं सुना हो पर आपने, पर अखबारों में कई बार एक सामाजिक कार्यकर्ता का नाम आता रहता है, तीस्ता सितलवाड़, तो वो सितलवाड़ से याद रख लेना आप। जगत नारायण और सुल्तान अहमद, हालांकि वो तो फर्जी महिला है तीस्ता सितलवाड़, तो उसको मत याद रखना आपने, पर वो नाम एक सा इसलिए मैंने बता दिया आपको। अच्छा बताऊं, रिपोर्ट आई साहब। रिपोर्ट में हंटर कमेटी ने कंडेम किया
आलोचना की हंटर की, कहा साहब हंटर ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन डायर ने जो भी किया है वो गलत किया है, लेकिन डायर पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगाई गई, किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया। हाँ, ये जरूर किया गया, उसका डिमोशन कर दिया गया, उसे ब्रिगेडियर जनरल से कर्नल बना दिया गया था, उसे यहाँ से वापस लंदन भेज दिया गया, उसे कहा गया इंडिया में किसी भी प्रकार की अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। पर एक जो होता है कि नहीं आपने गलत काम किया इसके लिए दंड दिया जाना चाहिए, वो दंड नहीं दिए गए थे। हालांकि इस कमेटी में भी अपने जो तीनों भारतीय सदस्य थे इन्होंने तो बहुत ज्यादा विरोध के अंदर लिखा था, अंग्रेजों ने इतने विरोध में नहीं लिखा था, पर सब जितने 8 के 8 मेंबर थे वो सब डायर के खिलाफ ही गए थे, सबने डायर के खिलाफ ही लिखा था। पर चूंकि डायर पर कोई दंड नहीं लगाया गया, डायर को एक तरीके से कई जगह बचाने की भी कोशिश की गई, इसलिए अपने गांधी जी कहते हैं कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद लगता है जैसे प्रत्येक पन्ने पर शर्मनाक तरीके से लिपापोती की गई, पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। याद रखना ये कोई पूछ लेगा कि गांधी जी ने कौन से कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती, तो ऐसा उन्होंने किसके बारे में कहा था? तो ऐसा उन्होंने हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। ये याद रखने वाली बात है। कांग्रेस ने कहा कि हम भी जांच करवाएंगे, हंटर कमेटी तुम्हारी सही जांच नहीं कर रही। कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे अपने मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई कि साहब आप जांच करो। तो मदन मोहन मालवीय थे उस समिति में, मालवीय जी थे। ये याद रखना अध्यक्ष कौन थे। जो हंटर कमेटी जलियांवाला हत्याकांड के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, कांग्रेस द्वारा जो बनाई गई थी वो कमेटी कौन सी थी? तो मालवीय कमेटी थी। और कौन कौन थे? तो बड़े बड़े नेता सारे ले लिए। गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, एक अब्बास तैयब जी हुआ करते थे, एक MR जयकर हुआ करते थे। ये कुछ लोग उस समिति के सदस्य थे, याद रखना भाई। मालवीय जी, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, जयकर, एक CR दास भी थे, देशबंधु चित्तरंजन दास या CR दास के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, तो ये भी इसके सदस्य हुआ करते थे। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए। ये अपने लोगों ने बनाई थी, वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कमेटी थी। अब ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की संसद में 2 हाउस है, एक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, एक को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। 2 सदन लगते हैं उनके, जैसे अपने राज्यसभा और लोकसभा। तो अपने जो लोकसभा है उसको वो कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, अपने जो राज्यसभा है उसको वो कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसने तो इसकी आलोचना की, निंदा प्रस्ताव पारित किया था बाकायदा कि साहब डायर भारत में जो भी करके आया बहुत गलत करके आया। और जो लॉर्ड्स थे, जो एलिट क्लास के लोग थे, उन्होंने कहा अरे यह कोई तरीका थोड़ी होता है, बंदे के पीछे ही पड़ गए, कर दिया तो कर दिया, इसके अंदर क्या बड़ी बात है, और कोई पर्सनल फायदे के लिए थोड़ी करके आए, इसको मजे आ रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए किया इसने जो भी किया, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है और इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाना चाहिए, मान की तलवार भेंट की जानी चाहिए। तो याद रखना भाई कि कौन से हाउस ने उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया था? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया था और उसे मान की तलवार भेंट की थी। याद रखना ये बात, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जिसने जो कुछ किया है वो किसके लिए किया है? तो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए किया है। पंजाब का गवर्नर हुआ करता था माइकल, लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस टाइम, वास्तव में ये गवर्नर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। माइकल ओडायर, स्पेलिंग थोड़ी अलग अलग है इनकी, ध्यान रख लेना ना। माइकल ओडायर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, उसको जब पूछा गया कि डायर ने जो काम किया उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, उसने कहा वेरी गुड, क्लीन चिट है अपनी तरफ से, एकदम सही काम किया इसने, इसलिए उसने भी तारीफ ही की थी, इसकी क्लीन चिट ही दी थी, आलोचना नहीं की थी। कालांतर में वो जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, उसमें एक बच्चे के परिवारजन शहीद हुए थे,
कालांतर में वो बच्चा बड़ा हुआ, लंदन गया और 13 मार्च 1940 को उसने लंदन के कैक्सटन हॉल में, जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर बाहर निकल रहा था, उसकी गोलियां मार दी थी। उस लड़के का नाम था शहीद आजम सरदार उधम सिंह, जिसने बाद में माइकल ओडायर को मारकर जलियांवाला कांड का एक तरीके से बदला लेने का काम किया था। हालांकि मुझे लगता है कि यार उधम सिंह जी मारने तो जनरल आर डायर को ही गए थे, क्योंकि जनरल आर डायर ही करके गया था अपने सब कुछ जो पंगा था वो तो। पर जनरल आर डायर तब तक खुद ही मर चुका था। 1927 में जनरल आर डायर की मृत्यु हो चुकी थी। तो पूछा होगा जाके, भाई डायर कहाँ है? लोगों ने कहा होगा कि ओ डायर है। उन्होंने कहा ओ डायर है, ओ डायर है तो इसी को मार देते। तो उन्होंने भाई ओ डायर को मार दिया था, आर डायर को नहीं मार पाए थे वो। हालांकि अपने नेहरू जी उस समय जो नेता थे, उन्होंने इसकी आलोचना की थी उस टाइम, इस प्रकार हिंसा नहीं की जानी चाहिए, क्यों मार दिया वहां पे जाके। लेकिन बाद में जब देश आजाद हुआ तो शहीद आजम की उपाधि दी गई। सरदार उधम सिंह आज भी याद किए जाते हैं इस बात के लिए कि एक लड़का बदला लेने के लिए लंदन तक चला गया था, लंदन में जाकर वहां पर मार किया जाता है। तो याद रखना भाई कि माइकल ओ डायर को मार दिया था। माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। ये देखो एक बड़ी जोरदार बात है, पंजाब की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, उस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आर डायर को सिंह की उपाधि दी और सरोपा भेंट किया। सरोपा तो एक मुकुट होता है, सर के ऊपर रखा हुआ, तो सर प्लस ओपा तो सरोपा हो गया। तो एक मुकुट भेंट किया और उसे सिंह की उपाधि दी। बड़ा अजीब लगता है कि यार सिखों को मारा था उसने और सिखों की तरफ से उसे सिंह की उपाधि दी जा रही है, सिखों की तरफ से उसे सरोपा भेंट किया जा रहा है। तो एक तो ऐसा कहा जाता है कि उसने डायर ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे दबाव बनवाया था और दबाव बनवा के उसने ये मेडल वगैरह लिए थे, ताकि उस पर जो एलिगेशन लगाए गए कि भाई वो सिखों का विरोधी है। क्योंकि जलियांवाला कांड में ज्यादातर मृत्यु जिनकी हुई थी वो कौन थे? सिख थे, कि वो सिखों का विरोधी है तो ये कलंक हटाया जा सके। फिर एक दूसरा कारण और था, देखो गुरुद्वारों की स्थापना गुरु नानक जी के टाइम से ही हो गई थी। गुरु नानक जी ने जब शुरू किया था, सिख पंथ शुरू किया था, तभी गुरुद्वारा बनने लग गए थे। गुरु का जो द्वारा होगा, गुरु जब बनने लगे तो गुरु का द्वारा होगा, गुरुद्वारा हो जाएगा। उन गुरुद्वारों में जो पुजारी हुआ करते थे उनको उदासी महंत बोलते थे। वो उदासी महंत उन गुरुद्वारों का प्रबंधन संभाला करते थे, मैनेजमेंट संभाला करते थे। धीरे धीरे 10 गुरु जी आते चले गए, सुधार होते चले गए नई नई बातों के। अब गुरु गोविंद सिंह जी आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने आके कहा कि खालसा पंथ बनाया जाएगा और अब सिख वही है जो पंच ककार का पालन करेगा। पहले सिख वह था जो गुरु की सीख मानता है, जो कोई गुरु की सीख मानता वो सिख है। पर उन्होंने कहा नहीं, वो गुरु की सीख तो माननी है, साथ में केस, कच्छा, कंघा, कड़ा और कृपाण धारण करेगा, वो खालसा पंथ में आएगा, वो सिख माना जाएगा। इसलिए लोगों ने वो पंचककार धारण करने शुरू कर दिए। परंतु ये जो गुरुद्वारों के महंत हुआ करते थे, जिन्हें उदासी महंत कहते थे, इन्होंने पंचककार धारण करने शुरू नहीं किए थे। इसलिए यहां 1920 के आसपास वाले दशक में, 1910 के बाद से सिख मतावलंबी और इन उदासी महंतों के बीच में टसल चल रहा है। एक आम सिख जो गुरुद्वारे में जा रहा है, उसे लगता है मैं पंचककार का पालन करता हूं, जो कि सिख धर्म के लिए आवश्यक है, और मैं जिस गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकता हूं, उसके जो बाबा जी है, उसके जो पुजारी जी है, उनको इसका पालन नहीं करना पड़ता। इसलिए सिख ये कह रहे थे कि या तो तुम भी इनका पालन करो और या तुम हटो, हम बनेंगे यहां पे। इसलिए वो जो गुरुद्वारों के जो महंत थे और जो नॉर्मल सिख थे, उनके बीच में आपस में मतभेद था। इसलिए भी हो सकता है कि चूंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में तब तक तो उदासी महंती थे और उन उदासी महंतों ने जनरल आर डायर को सिंह की उपाधि दे दी और क्या भेंट कर दिया था? उसे सरोपा भेंट कर दिया था। जो भी बात रही हो, पर हम देखते हैं कि कालांतर में ये मूवमेंट आगे और बढ़ा था कि जब जो सिख थे उन्होंने बाद में उदासी महंतों को यहाँ से गुरुद्वारों से निकाल ही दिया था और कब्जा कर लिया था। इस आंदोलन को हम एक अलग नाम से जानते हैं, अकाली आंदोलन।
और पंजाब में बाकायदा एक पूरी पार्टी इसी आंदोलन से निकलकर सामने आई थी, अकाली पार्टी, जिसे आज भी शिरोमणि अकाली दल के नाम से हम जानते हैं। आपने थोड़े दिन पहले यदि पढ़ा हो तो मोदी गवर्नमेंट से किसानों वाले बिल के मामले पर उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था, और उनकी जो मंत्री हरसिमरत कौर बादल जो मोदी गवर्नमेंट में मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि नहीं, हम किसानों के मुद्दे पर बाहर जा रहे हैं, हम आपके साथ में नहीं रह सकते। तो वो जो शिरोमणि अकाली दल पार्टी है, वो कहीं ना कहीं उस अकाली मूवमेंट से निकली हुई है। अकाली मूवमेंट वह था जो गुरुद्वारों को उदासी महंतों के कब्जे से मुक्त करवाने के लिए चलाया गया था, या गुरुद्वारों पर कब्जा करने के लिए चलाया गया था। तो उसके बाद में अब जो बनती है वो बाद में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समितियां बनती है, SGPC बोलते हैं अब तो SGPC उसके बाद में बनने लग गई थी। तो वो जो उस समय पंजाब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, उसने जनरल R डायर को सिंह की उपाधि दी थी और स्वरूपा भेंट किया था, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उसने जनरल R डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था और मान की तलवार भेंट की थी। और जो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसने भी उसकी तारीफ की थी। इसलिए माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने मार दिया था 13 मार्च को, 13 मार्च 1940 को। ये तारीख भी याद रख लेना भाई। शहीद आजम कहते हैं हम सरदार उधम सिंह को। ये जलियांवाला की घटना थी। इस घटना ने देश के अंदर और ज्यादा आक्रोश पैदा किया। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि गांधी जी जन आंदोलन शुरू कर देते हैं, असहयोग आंदोलन जैसा बड़ा मूवमेंट खड़ा करते हैं। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया तो लोगों का बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। इन जन समर्थनों के पीछे ऐसी कई घटनाएं हैं, अंग्रेजों द्वारा किए गए ऐसे कई कुकृत्य थे जिनकी वजह से लोग अब उकता गए थे, और लोगों को एक बड़ा आदमी चाहिए था जिसके पीछे वो चल सके। वो खोज उनकी पूरी हो चुकी थी, गांधी जी के रूप में उन्हें एक बड़ा आदमी मिल चुका था, इसलिए अब उनके पीछे चले गए थे। जलियांवाला कांड वाकई कितना महत्वपूर्ण रखता होगा देश के इतिहास में, कि इस घटना के महज 28 साल के भीतर भीतर देश को आजादी मिल गई थी। इस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लगातार कंसोलिडेट हुआ है, लगातार एक जगह पर और स्थिर होने का प्रयास किया है आंदोलन ने, और मजबूत होने का प्रयास किया है। जलियांवाला कांड को लेकर हम अक्सर ब्रिटेन से मांग करते रहते हैं कि ब्रिटेन हमसे माफी मांगे इस बात के लिए कि उन्होंने जलियांवाला कांड जैसी बात की थी। 1997 में क्वीन कौन सी एलिजाबेथ है, ये एलिजाबेथ सेकंड अपने यहाँ पर आई थी, तो वो जलियांवाला कांड वाली जगह पर गई थी और उन्होंने खेद प्रकट भी किया इसके लिए कि गलत हुआ जो भी हुआ। डेविड कैमरून जब ब्रिटिश PM थे तो 2015 में उन्होंने इसके लिए खेद प्रकट किया था। बीच में लंदन के मेयर थे सादिक खान साहब, सादिक खान साहब ने कहा था कि इतिहास का एक कलंक है, गलत घटना है। शायद पिछले साल ही शायद कैंटरबरी के बिशप आए थे अपने यहाँ पर, वो इसके लिए सॉरी मांग के गए थे। पर हम कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियल इसके लिए कभी भी सॉरी नहीं मांगा। हालांकि वो समय समय पर ये कहते रहे कि गलती हुई हमसे, पर हमें लगता है कि नहीं, उनको माफी मांगनी चाहिए, बाकायदा ऑफिशियल माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार लोगों को कैसे भुना जा सकता है बिना किसी कारण के। देर सवेर शायद अंग्रेजों की और समझ में आएगी इस बात की, और उस बात की भी माफी मांग लेंगे। और आज भी जलियांवाला कांड जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो दिल में अंग्रेज विरोधी भावनाएं पैदा होती ही है। कारण स्पष्ट है कि ऐसे निर्दोष लोगों को नहीं मारा जा सकता, और यदि ऐसा किसी ने किया है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। हम मांग भी करते हैं, हम चाहते भी हैं कि वो मांगे इसके लिए माफी। देर सवेर शायद हम दबाव बनाएंगे और भारत की शक्तियां जैसे जैसे बढ़ेगी तो ब्रिटेन इसके लिए माफी मांग भी लेगा। पर मैं हमेशा बताता रहूंगा, या पहले ही मैंने कभी कहा होगा कि मेरे कभी यह समझ में नहीं आया कि हमारे इतिहासकार जो इस बात के लिए हमेशा अंग्रेजों से ये कहा जाता है कि माफी मांगे, और उनको माफी मांगनी भी चाहिए। हमारे इतिहासकारों ने कभी भी नहीं कहा कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में 30,000 लोग मार के गया था। 1568 में अकबर चित्तौड़ में वापस 30,000 लोग मार के गया था। वो भी ऐसे ऐसे निर्दोष लोग थे। क्या इतिहास कभी उन चीजों के लिए भी माफी मांग पाएगा? इतिहास कभी कह पाएगा कि वो बेहद दुर्दांत आक्रांता थे जिन्होंने निर्दोष लोगों को यहां से घरों से बाहर निकाल निकाल के मुंडियां चुनवा दी थी? नहीं लगता। एक बार ये सोचा जा सकता है कि ब्रिटेन माफी मांग लेगा, पर मुझे नहीं लगता कि इन वामपंथी इतिहासकारों को कभी इस बात की शर्म आ पाएगी कि वो माफी छोड़िए, उन लोगों का महिमा मंडन और गुणगान करने की जो प्रवृत्ति जारी रखे हुए हैं उस पर भी कभी अपने आप पे रोक लगा पाएंगे। चलिए अगली क्लास में और पढ़ेंगे। थैंक यू।